दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी टेस्ट सीरीज है हिंदी की और ये टेस्ट सीरीज नंबर है 14 नंबर सीरीज। तो बात करेंगे आज की सीरीज जो टेस्ट सीरीज नंबर है और ये एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन टेस्ट लिया गया है और ये एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन टेस्ट लिया गया उसकी विस्तृत चर्चा करेंगे आज हम। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को। ये टेस्ट शाम 6 बजे होता है और जिस दिन ये टेस्ट होता है तो उसकी डेट डाल दी जाती है और ये टेस्ट शाम 6 बजे और आपको कम्युनिटी टैब में इसकी न्यूज़ मिल जाती है और इसका लिंक भी शाम 6 बजे कम्युनिटी टैब में डाल दिया जाता है और वहाँ से आप इस लिंक ओपन करके अपना पेपर टेस्ट कर सकते हैं। और ये हिंदी के एमसीक्यू टाइप के टोटल 15 क्वेश्चन है और इसका आंसर वीडियो शाम 6:30 बजे एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है। तो आप इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। तो टेस्ट को जरूर अटेंड करें और अटेंड करने के बाद में जो भी आपका क्वेश्चन डाउट हो तो आप इसका वीडियो भी देख सकते हैं। लाइक ज़रूर करें। अगर आपका एक लाइक हमें दूसरा वीडियो तैयार करने के लिए बहुत मोटिवेट करता है, एक एनर्जी भर देता है जिससे हम दूसरा वीडियो तैयार करने में कोई भी आलस नहीं दिखाते हैं। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर मोटिवेट करें। तो बात कर लेते हैं ये यूपीपीसीएल TG2 JMRC रीट पटवारी पुलिस LDC और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए जिसमें हिंदी का सिलेबस है उस परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले अन्य परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो अब हम चलते बात कर लेते आज के हमारे क्वेश्चन इन 15 क्वेश्चन की। तो आज का हमारा क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन फर्स्ट में क्षय क्षेत्रीय त्रय तरसूल और ज्ञ ज्ञानी है। आपको यहाँ पे ये 3 व्यंजन दिए गए हैं और ये 3 जो व्यंजन है कौन से है। अब यहाँ पे व्यंजन नाम से तो ये संयुक्त व्यंजन है। इसमें एक श्रय जो श्रवण है ये श्रवण वाला श्रय ये भी एक संयुक्त व्यंजन है और संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। आपसे पूछ लिया जाए कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं तो कुल संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। क्षय क्षेत्रीय त्रय तरसूल ज्ञ ज्ञानी और ये श्रय श्रवण वाला ये 4 आपके जो संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर ये संयुक्त व्यंजन है वो बनते किस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे क्षय क्षेत्रीय और ये क्षेत्रीय होते हैं ये आधा क और उसके बाद में आधा स ये सलेटी वाला और ए इन तीनों से मिलकर के बना है। आगे हमारे पास जो त्रय तरसूल है ये त्रय तरसूल बनती है तय और तय के पैर में हलंत यानी आधा तय और आधा रे के हलंत है और ए त्रय ए। और आगे हमारे पास जो दिया गया है ज्ञ ज्ञानी तो ये ज्ञ ज्ञानी है ये भी इसी प्रकार से जो पहले तो ये जय जहाज और इसके हलंत यानी आधा जहाज और आगे ये कुछ नहीं तो इसके भी हलंत है और आगे ये ए इन में मिलकर के बनाया क्षय क्षेत्रीय है वो क प्लस से प्लस ए तय रे ए जय ये इस प्रकार से बने। और आगे हमारे पास जो श्रवण ये श्रवण बनता है ये स संकर वाला जिसके हलंत है प्लस में रे और इसके भी हलंत है और आगे जो ए इनसे मिलकर के बना है। और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड नंबर है। क्वेश्चन सेकंड आपके सामने स्क्रीन पे है और इसमें पूछा जा रहा है कि फलाहार फलाहार में निहित संधि है। फलाहार शब्द जो दे रखा है उसमें कौन सी संधि है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है दीर्घ संधि। फलाहार में दीर्घ संधि है और इसका संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद बनता है फल प्लस आहार। फल प्लस आहार बनता है और इसमें हमारे पास ए प्लस आ मिलकर के आ बन जाता है। ए प्लस आ मिलकर के आ बन जाता है। दो समान ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के मेल से दीर्घ वाला स्वर बन जाता है। और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे सहपाठी शब्द में कौन सा समास है।
आपसे पूछा जा रहा है कि जो सहपाठी शब्द है उसमें कौन सा समास है, और यहाँ पर हमारा आंसर है अवयवी भाव समास। सहपाठी का अर्थ है इसका अगर तो साथ साथ पाठी, पाठी मीन्स पढ़ने वाला, साथ साथ पाठी, पाठी मीन्स पढ़ने वाला, साथ साथ में पढ़ने वाला, और ये अवयवी भाव समास है। अवयव भाव की अगर परिभाषा की बात की जाए तो इसका पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, प्रथम अवयव या उपसर्ग होता है, और इसके प्रभाव से पूरा पद अवयव भाव पैदा करता है। विग्रह करते समय इसके जो अवयव या उपसर्ग का अर्थ दूसरे पद या शब्द के साथ उचित रूप से मिलकर के इसका बन जाता है। और इसके जो अवयव भाव समास है इसके तीन रूप होते हैं, जिसमें एक तो अवयव या उपसर्ग और प्लस अन्य उपसर्ग, दूसरा अन्य शब्द प्लस में अवयव, और तीसरा जो पुनरावर्ती मूलक शब्द है। पुनरावर्ती मूलक शब्दों में जैसे साथ साथ, रात रात, दिन रातों रात, इस प्रकार के जो ये पुनरावर्ती होती है। और अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में निम्न में से कौन सा अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है। आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं और ऑप्शन में अपादान का विभक्ति चिन्ह बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं और ये हमारे पास ऑप्शन है। और अपादान का से अलग, अपादान कारक चिन्ह की विभक्ति से अलग होती है, या हम कह सकते हैं पृथक्करण के भाव दर्शाता है कि अपने मूल स्थान से पृथक होने या अलग होने के भाव से, लजाने के भय से या डर से जो कि भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ पे अपादान कारक होता है, और यहाँ से या अलग। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो दिया गया है के द्वारा, ये करण है, के द्वारा करण, और यहाँ पे को दिया है तो कर्म को, और में या पर इसमें अधिकरण होता है। और बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5, निम्न में से कौन से शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों जुड़े हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उपसर्ग एवं दोनों प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है अकथनीय, इस और इसमें ए उपसर्ग दिया गया है, और जो मूल शब्द है वो कथन है, और ये प्रत्यय दिया गया है। आगे हमारे पास जो शब्द बेरहम है, तो इसमें बे उपसर्ग तो है लेकिन प्रत्यय नहीं है, रहम है वो मूल शब्द है, बे जो उपसर्ग है प्रत्यय नहीं है। और यहाँ पे आगे जो बिकाऊ, इसमें आऊ प्रत्यय दिया गया लेकिन उपसर्ग नहीं है, और इसमें ला उपसर्ग दिया गया लेकिन प्रत्यय नहीं है। तो यहाँ पे हम इसमें ए तो उपसर्ग है और ये प्रत्यय है, कथन मूल शब्द है। और चलते हैं, बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में बुहारी शब्द को में कौन सा प्रत्यय है। आपको यहाँ पे शब्द दिया गया है बुहारी, इसमें जो प्रत्यय दिया गया है वो है आरी प्रत्यय, आरी प्रत्यय, बुहे प्लस आरी। और चलते हैं, बात करते हैं आगे जो क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 की बात करें, निम्न में से किस समूह में सभी विशेषण संज्ञा शब्दों से बने हैं। यहाँ पे आपको जो विशेषण अलग करने हैं कि जो संज्ञा से बने हैं, संज्ञा से बने हुए विशेषण को अलग करना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है भारतीय, भारत संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उससे ये प्रत्यय जुड़ करके भारतीय, दर्शन और ये प्रत्यय जुड़ करके दर्शनीय, आलस और सी यहाँ पे आलसी, ई प्रत्यय जुड़ करके आलसी बन गया है, और ये सभी है वो संज्ञा शब्दों से बने विशेषण है। आगे अधिक कम थोड़ा, अधिक कम थोड़ा, ये संख्यावाची विशेषण है, ये संख्यावाची विशेषण है। यही वह कौन, ये सभी सर्वनामिक विशेषण है। और आगे है गरीब, दुबला, गीला, ये सभी जो कि दशा, गुण आदि विशेषता प्रकट करने वाले हैं, तो ये गुणवाचक विशेषण है। और अब हम चलते बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8,
किस वाक्य में संख्यावाची विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा वाक्य है जो आपको ऑप्शन में विकल्प में दे रखा है कि इनमें से जिसमें संख्यावाची विशेषण है, और हमारा आंसर है इस मैच में 40 खिलाड़ी भाग लेते हैं, तो ये 40 है वो एक संख्यावाची शब्द है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9, और यहाँ पे जो क्वेश्चन 9 दे रखा है, क्वेश्चन 9 में अपराधी ने सारी बातें साफ साफ कह दी, इस वाक्य में साफ साफ अवयव है। तो अपराधी ने सारी बातें साफ साफ कह दी, तो साफ साफ अवयव है। और कौन सा अवयव है? तो यहाँ पे हमारा आंसर है। तो आगे आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, और इस ऑप्शन में हमारा आंसर है क्रिया विशेषण। और इसमें जो साफ साफ है ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण वो होते हैं जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है, और यहाँ पे हमारा आंसर है शत्रुता। शत्रुता भाववाचक संज्ञा है जो किसी व्यक्ति के गुण, दोष, भाव आदि को, धर्म जो कि इनको प्रकट करते हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहलाती है। और गंगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर नदी है तो नदी जातिवाचक संज्ञा है। सभी नदियों के बारे में वर्णन हो सकता है, कोई भी नदी हो सकती है, लेकिन गंगा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारत भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर कोई देश है, देश का नाम है, तो नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। और आगे केला भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, फल होता तो वो जातिवाचक शब्द हो सकता। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से सर्वनाम कौन सा नहीं है। तो इसमें से जो पुस्तक है ये सर्वनाम नहीं है। उस, में और तुम ये तीनों ही सर्वनाम है। और अगर हम बात करें तो ये में ये उत्तम पुरुष है, और ये तुम जो कि मध्यम पुरुष है, और ये अन्य पुरुष है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12 में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? आपको जो शब्द तद्भव नहीं है वो अलग करना है। ये पुत्र शब्द जो तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव होगा वो होगा पूत। पुत्र का तद्भव पूत बनता है। और आगे हमारे पास ये सूरज दे रखा है, ये सूरज, और सूरज का सूर्य बनता है पर्यायवाची। और पंछी, तो पंछी का पक्षी होता है तत्सम शब्द, और ये तद्भव है। दूध का दुग्ध बनता है दुग्ध, दूध का दुग्ध। ये तीनों ही तत्सम शब्द है। और सूरज का तत्सम शब्द हो गया सूर्य, पंछी का तत्सम पक्षी हो गया, दूध का दुग्ध हो गया, और ये तीनों ही तद्भव है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आर्द्र का विलोम शब्द है। तो यहाँ पे आपको शब्द दिया गया है आर्द्र, और इसका जो विलोम शब्द होगा शुष्क। इसका जो विलोम शब्द होगा शुष्क होगा। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। और बात करें क्वेश्चन 14 की, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, प्रचुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको वो शब्द अलग करना है जो प्रचुर का पर्यायवाची नहीं है। और हमारा आंसर है पुष्कर। प्रचुर का जो पर्यायवाची शब्द है वो पुष्कर नहीं है। और यहाँ पे जो आगे शब्द दे रखा है पर्याप्त, ये भी है। और आगे जो आपको दो और ऑप्शन दिए गए दिखाए गए हैं, तो ये पुष्कर भी है और प्रभूत भी है, लेकिन पुष्कर नहीं है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन 15 में खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ है, कि यहाँ पे आपको दिया गया खरी मजूरी चोखा काम, और इसका जो अर्थ है यहाँ पे पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम होता है।
पूरी मजदूरी देने पर काम अच्छा होता है। ये खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ है। इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए और लाइक शेयर करते रहें। कमेंट और ज़रूर करें। जो भी आपका सजेशन हो ज़रूर बताएं। धन्यवाद।